हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल स्टडी विद रवि पर। 2025 के लिए प्यारे विद्यार्थियों हम लोग लेके आ चुके थे जीवो में जनन के लेक्चर नंबर 1, जो आप लोगों ने भलीभांति अच्छी तरह से देख लिया होगा। और आज है लेक्चर नंबर 2 और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं आगे की पार्ट यानी अलैंगिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। प्यारे साथियों, 5 प्रकार के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था, उससे आगे हम लोग आज बढ़ने जा रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा फटाफट से इस चैनल को, और सभी भाई बहन दोस्तों को पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कहता है कायिक प्रवर्धन के प्रकार से आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो कायिक प्रवर्धन के प्रकार कितना होता है? टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कहता है कायिक प्रवर्धन प्राकृतिक रूप से भी होता है, किंतु हम कृत्रिम रूप से भी कायिक जनन करा सकते हैं। यानी एक तो प्राकृतिक रूप जो अपने आप होता है, और दूसरा जो कृत्रिम रूप जो मानव के द्वारा कराया जाता है उसको हम लोग कायिक प्रवर्धन कहते हैं। चलिए 2 पार्ट है, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन यानी नेचुरल वेजिटेटिव प्रॉपर्टीज, और कृत्रिम कायिक प्रवर्धन यानी आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रॉपर्टी। 2 प्रकार के मुख्यतः होते हैं, एक एक करके दोनों को देखेंगे बारीकी से और समझने का प्रयास करेंगे। तो प्राकृतिक यानी यहाँ पे वेजिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ रूट के द्वारा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन में पहला पार्ट है कि जड़ों के द्वारा हम लोग कायिक प्रवर्धन किस प्रकार करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है इस सभी पार्ट के आपका यहाँ पे इसका उदाहरण याद रखना, और उदाहरण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो क्लास 12th का एग्जाम हो प्यारे साथियों, या नीट का हो, या जेई का हो, कुछ भी हो जिसमें भी बायोलॉजी आता है, सबसे ज्यादा उदाहरण से सवाल पूछे जाते हैं। तो जड़ों के द्वारा कायिक प्रवर्धन किसमें होता है? बात करें यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो शकरकंद है। शकरकंद का यहाँ पे याद रखिएगा, ये जो उदाहरण है निश्चित रूप से आपसे पूछा जाएगा। और शीशम, सीरस और मुराया, साथ ही साथ एस्पेरोगेस, सभी में क्या होता है? जड़ों के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। अब किस प्रकार होता है देख लेते हैं चित्र के माध्यम से। ये शकरकंद का यहाँ पे आपके सामने स्ट्रक्चर्स दिया गया है, देख सकते हैं कि ये जड़ है, और जड़ के द्वारा किस प्रकार से शकरकंद का यहाँ पे निर्माण हो चुका है आपके सामने। कुछ इस प्रकार के फल यहाँ पे शकरकंद का दिख रहा है। ये क्या है? शकरकंद है। तो ये किसके द्वारा हुआ है? जड़ के द्वारा। चलते हैं अब तने के द्वारा कायिक प्रवर्धन यानी वेजिटेटिव प्रॉपर्टीज प्रोपगेशन ऑफ स्टेम। तना के द्वारा भी कायिक प्रवर्धन होता है। तना के द्वारा किस प्रकार से कायिक प्रवर्धन किया जाता है आप लोग देखिएगा, काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और तना के द्वारा जो होता है ये भी काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। तो भूमिगत तने के द्वारा कायिक प्रवर्धन कैसे किया जाता है? भूमिगत तना जो होता है सबसे पहले याद रखिएगा, उदाहरण इसका है कंद। कंद, आलू। आलू में क्या होता है? भूमिगत तना है। ये क्या है? भूमि के अंदर रहता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? भूमिगत तना। और एक जब आलू है, इसका जो ये देख सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं? आंख बोलते हैं। कलिका, इसको बायोलॉजी के भाषा में क्या बोलते हैं? कलिका बोलते हैं, या आंख भी बोल सकते हैं। तो ये जो होता है ये कंद के द्वारा होता है। आलू में पूछा जाएगा कि कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? कायिक प्रवर्धन किसमें? आलू में। तो आलू में जो कायिक प्रवर्धन होता है वो कंद के द्वारा होता है, या आप बोल सकते हैं किसमें? कलिका के द्वारा। कलिका रोपण भी इसका किया जाता है। ये मुख्य उदाहरण है, इसका याद रखिएगा। चलिए अगला पार्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट परकंद के द्वारा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका जो उदाहरण है वो अदरक है और केला है। अदरक और केला में परकंद के द्वारा क्या होता है? यहाँ पे कायिक प्रवर्धन होता है। कायिक प्रवर्धन के बारे में आप लोगों ने समझ लिया होगा। यानी अदरक है, और अदरक को अगर काट के फिर से रोप दिया जाए, जैसे देख सकते हैं ये, और इसको अगर ये कलिका निकली हुई है, ये जो कलिका है हरा वाला, इसको यहाँ से काट के और भूमिगत कर दिया जाए, फिर से नया अदरक बन जाता है। सेम उसी प्रकार यहाँ पे केला में भी इसी प्रकार का होता है, इसलिए इसको कहते हैं कि परकंद के द्वारा अदरक और केला में कायिक प्रवर्धन किया जाता है। ये आप समझ गए होइएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, और ये पूछा जाता है आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम हो या किसी भी बोर्ड का एग्जाम हो, साथ ही साथ नीट लेवल का ये क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। चलते हैं अगला पे। तो सलकंद यानी प्याज के बारे में बात करते हैं। इसका एक और उदाहरण दिया जा सकता है कि बल्ब के द्वारा कायिक प्रवर्धन किसमें होता है? जी हाँ, बल्ब। बल्ब यानी जानते ही होइएगा, बल्ब का स्ट्रक्चर्स क्या है? प्याज है, साथ ही साथ क्या है? लहसुन है। ये दोनों में क्या होता है प्यारे साथियों? प्याज और लहसुन में सल्ककंद के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। किसके द्वारा? सल्ककंद के द्वारा। और ये तीनों का तीनों जो हमने अभी बताया है, माँ MBBI है, सभी प्रकार के एग्जाम में इस प्रकार के
उदाहरण पूछे जाते हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट उदाहरण है, तो तीनों का आप जरूर याद रखिएगा। चलते हैं हम लोग अब कंद की ओर, अरबी की ओर। ये अभी तक तो नहीं पूछा गया है लेकिन इंपॉर्टेंट है, अरबी और जिमी कंद। जी हाँ, अरबी और जिमी कंद भी है, इसका उदाहरण एक और क्या है, जिमी कंद, उसको भी मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, जिमी कंद। दोनों उदाहरण यहाँ पे याद रखिएगा, अरबी के साथ साथ क्या है, जिमी कंद। घन कंद के द्वारा इसमें क्या होता है, कायिक प्रवर्धन होता है, और सभी प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन है, याद रखिएगा, कृत्रिम नहीं है, क्या है, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। अब बात आती है अर्धवायवीय तने के द्वारा कायिक प्रवर्धन। ध्यानपूर्वक एक एक पार्ट को समझते चलिए, अगर फास्ट लग रहा है तो स्लो कर लीजिए। यूट्यूब पर सारी सुविधा उपलब्ध है। पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ रवि को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। अब बात आती है अर्धवायवीय तने के द्वारा हम लोग कायिक प्रवर्धन किसमें और कैसे करते हैं। तो इसमें बात आती है ऊपरी भूअस्तरी, दो प्रकार का होता है, एक ऊपरी भूअस्तरी, तीन प्रकार का होता है मुख्यतः। तो ऊपरी भूअस्तरी जिसमें दूब घास आता है, दूब घास जो कि आपके सामने अभी दिख रहा है, ये दूब घास में क्या होता है, ऊपरी भूअस्तरी के द्वारा हम लोग कायिक प्रवर्धन कराते हैं। भूअस्तरी की बात आती है तो भूअस्तरी जो होता है, एक एक करके लिखते जाइए अपने कॉपी में, भूअस्तरी किसमें होता है, तो भूअस्तरी याद रखिएगा, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी जो होता है उसमें हम लोग भूअस्तरी के द्वारा करते हैं कायिक प्रवर्धन अर्धवायवीय तना द्वारा। और एक और मुख्य आता है, याद रखिएगा, भूअस्तरी का। भूअस्तरिका और ऊपरी भूअस्तरी में अंतर है, याद रखिएगा। तो भूअस्तरिका में जलकुंभी आता है, याद रखिएगा, कौन आता है, जलकुंभी, जिसे बंगाल का आतंक भी बोलते हैं, और पिस्टिया, और क्या आता है, पिस्टिया, दोनों क्या है, जल में रहने वाला प्रजाति है, पौधा है, क्या है, जल में रहने वाला पौधा। लेकिन जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है। मुख्य क्वेश्चंस बनता है, एमवीवीआई क्वेश्चंस बनता है कि बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है। हमने इसका पोल भी डाला था आपके यूट्यूब चैनल पर, काफी इंपोर्टेंट सभी का आंसर आया था। तो बंगाल का आतंक याद रखिएगा, यहाँ पे किसको कहा जाता है, जलकुंभी को। जलकुंभी को बंगाल के आतंक के नाम से हम लोग जानते हैं। क्लियर हो गया होगा, और ये काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट उदाहरण है। चलिए हम बात कर लेते हैं अब ऊपरी भूअस्तरी में दूब घास किस प्रकार से यहाँ पे अर्धवायवीय तना के द्वारा कायिक प्रवर्धन करता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये घास है, और यहाँ से जब एक कलिका निकली हुई रहती है प्यारे साथियों, तो ये देख सकते हैं कि यहाँ से इसको उखाड़ा जा रहा है। ये क्या है, यहाँ से इसको उखाड़ा जा रहा है, फिर इसको क्या किया जा रहा है, थोड़ी कटिंग करके, और ये गमला में देख सकते हैं किस प्रकार से रोपा जा रहा है। तो ये अर्धवायवीय तना हुआ। मान लीजिए आपके पास पौधा था और यहाँ से टहनी निकली हुई थी, टहनी को यहाँ से छिलते हुए निकालना है, किस प्रकार से, कि आधा उसके पौधे में से जो है उसकी कोशिका छिला के निकल जाए। तो ये छिलते हुए निकालना है, देख सकते हैं किस प्रकार से निकाला गया। उसके बाद इसको गमला में रोपित कर दिया गया। तो यही कहलाता है अर्धवायवीय तना के द्वारा यहाँ पे कायिक प्रवर्धन कराया गया। तो ये समझ में आ गया होगा। मुख्य उदाहरण याद रखिएगा, दूब घास है, ये किसका उदाहरण है, दूब घास। अगर आप पार्क में जाते हैं और जिस घास पर बैठे होते हैं वो क्या होता है, दूब घास होता है, और इसी प्रकार से इसको बढ़ाया जाता है। अब बात आती है अंतःभूअस्तरी पुदीना, और यहाँ पे काफी इंपोर्टेंट ये उदाहरण है। पुदीना में भी देख सकते हैं इसके द्वारा अंतःभूअस्तरी के द्वारा क्या किया जाता है, कायिक प्रवर्धन किया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट पे भूअस्तरी। तो स्ट्रॉबेरी देख सकते हैं, स्ट्रॉबेरी ये आपका याद कराने के लिए फिगर लाया गया है ताकि आप बिल्कुल भी भूल ना पाए, और स्ट्रॉबेरी का उदाहरण देख सकते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है भूअस्तरी का जलकुंभी। आपसे ये पूछा जाएगा कि जलकुंभी में वाटर हाइथिंस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो जलकुंभी में किस प्रकार से कायिक प्रवर्धन होता है, तो याद रखिएगा भूअस्तरिका के द्वारा। किसके द्वारा, भूअस्तरिका के द्वारा कायिक प्रवर्धन किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बंगाल का आतंक किसे बोलते हैं, बंगाल का आतंक अगर प्यारे साथियों पूछा जाए, टेररिस्ट ऑफ बंगाल, कहाँ का, बंगाल का आतंक, तो मुख्यतः याद रखिएगा यहाँ पे जलकुंभी। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसे बंगाल का आतंक बोलते हैं। ये जो जलकुंभी आपको दिख रहा है प्यारे साथियों, आपके अगल बगल में भी गड्ढे में पड़ा होगा ये जलकुंभी। आपको पता होगा इसके छोटे से अगर भाग को हम पानी में डाल दे तो ये क्या होता है, स्फुटित हो जाता है। स्फुटित कहने का मतलब होता है कि बहुत जल्दी ही क्या होता है, फैलना शुरू कर देता है, और संपूर्ण जलाशय पे, जी हाँ, संपूर्ण जलाशय पे क्या होता है, ये छा जाता है। पूरे पानी में आपको देखने को कुछ ही दिन में मिल जाएगा। ये करता क्या है कि पानी का जो मछली होता है प्यारे साथियों, पानी में जो मछली होता है उसको ऑक्सीजन न देकर खुद सभी ऑक्सीजन जल से खींच लेता है। ऑक्सीजन क्या करता है, पानी से खींच लेता है,
जिसके कारण क्या होता है, मछली को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और मछली क्या हो जाती है, मर जाती है। तो बंगाल का जो अर्थव्यवस्था है, ध्यान पूर्वक समझिएगा, बंगाल का जो प्यारे साथियों अर्थव्यवस्था है वो किस पे टिका हुआ है, मछली पे। मछली पे क्या है, मछली पे क्या है, यहाँ पे बंगाल का अर्थव्यवस्था टिका हुआ है। तो अगर अर्थव्यवस्था जिस चीज पे टिका हुआ है वही अगर खत्म हो जाए तो फिर आतंकी घोषित होगा ना जलकुंभी। तो जलकुंभी को इसीलिए क्या किया गया है, बंगाल का आतंक के नाम से जाना जाता है। काफी दयनीय होती है ये, समुद्र में अगर छा जाए तो पूरी तरह से मछली को मार देती है और ये स्फुटित हो जाती है। ये बाहर से लाया गया है, विदेश से लाया गया था, वो भी सैलानियों के द्वारा, और ये सोहदार गमला के रूप में लगाया गया था, सोहदार गमला के रूप में इसको लाया गया था, लेकिन ये पूरे जलाशय में फैल चुका है। और याद रखिएगा सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो भूअस्तारिका का उदाहरण अगर आपसे पूछा जाएगा तो जलकुंभी। उम्मीद है कि आपको पूरी तरह से यहाँ पे समझ में आ गया होगा। और एक और याद रख लीजिएगा, पिस्टिया, इसको भी मत भूलिएगा क्योंकि साथ साथ ये भी आता है आपके एनसीईआरटी में और इससे भी सवाल पूछे जाते हैं। तो इतने समझाने के बाद आपको तो निश्चित रूप से पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल भी आप अभी तक नहीं भूलिएगा जब तक कि आपका एग्जाम खत्म नहीं हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग वायवीय तने के द्वारा कायिक प्रवर्धन का। तो वायवीय तना जो होता है इसमें कायिक प्रवर्धन मुख्यतः गन्ना में देखा जाता है प्यारे साथियों। वायवीय तने द्वारा जो कायिक प्रवर्धन होता है सबसे मुख्यतः गन्ना में देखा जाता है। चलिए ये देख सकते हैं, ये गन्ना का आपको पता ही होता है, ये गन्ना है। अगर यहाँ से छोटी छोटी कलिका निकली होती है, आपस में इसको काटते हैं और इसको भूमिगत कर देते हैं। तो ये क्या है, वायवीय तना के द्वारा हम लोग इसमें क्या किए, कायिक प्रवर्धन। तो प्यारे साथियों ये आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगला पार्ट पे। अब बात कर लेते हैं प्यारे साथियों पर्ण द्वारा कायिक प्रवर्धन। जी हाँ, वेजिटेटिव प्रॉपर्टीज बाय लीफ। तो सबसे मुख्य उदाहरण इसका है प्यारे साथियों ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम जिसे हम लोग पत्थर चट्टा भी बोलते हैं, आप लोग इसके छत पर भी लगाते हैं पत्थर चट्टा को, जिसमें कांटेदार निकली हुई रहती है। तो इसके द्वारा पत्तियों के किनारों पर पर्ण कलिका उपस्थित जो रहती है, उसी के द्वारा इसमें पर्ण द्वारा कायिक प्रवर्धन किया जाता है। इसमें पत्तियों के किनारे पर जो पर्ण कलिका उपस्थित होती है, आप चित्र के माध्यम से यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए पर्ण, यहाँ पे पत्तियों के किनारे पर ये कांटेदार जो निकली हुई है, इसी के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इसमें कायिक प्रवर्धन कराते हैं। ये किसका चित्र है, पत्थर चट्टा का चित्र है। क्या है ये, पत्थर चट्टा का यहाँ पे क्या है, ये फिगर आपको दिखाया गया है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। बात कर लेते हैं अब बिगोनिया। याद रखिएगा पत्तियों की पर्ण वृंत तथा पर्ण शिराओं पर पर्ण कलिका उपस्थित जो रहती है, उसी के द्वारा हम लोग इसमें क्या करते हैं, कायिक प्रवर्धन कराते हैं। चलिए अब आगे फिगर के माध्यम से आप लोग समझ लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग पुष्प द्वारा कायिक प्रवर्धन का। काफी वेटेज रखता है ये जो पॉइंट है आपके लिए, और काफी बार इससे सवाल भी पूछे जाते हैं। पुष्प द्वारा कायिक प्रवर्धन क्या होता है, वेजिटेटिव प्रॉपर्टीज बाय फ्लावर। तो फर्स्ट क्लास में सिर्फ आपको मैंने समझाने का कार्य किया था, लेकिन आज की क्लास में क्या है, फिगर के साथ आपके सामने सभी प्रकार की जनन आपके सामने उपस्थित है, और आप देख सकते हैं भली बात है कि किस प्रकार से जनन होती है, कृत्रिम रूप से या आर्टिफिशियल रूप से आप देख सकते हैं। तो बात कर लेते हैं पुष्प द्वारा कायिक प्रवर्धन किस प्रकार होता है। तो पुष्प रूपांतरित होकर क्या होता है, पत्र कलिका बनाता है। पुष्प क्या होता है, रूपांतरित हो जाती है किसमें, पत्र कलिका में। पत्र कलिका में रूपांतरित होती है, जिससे संतति उत्पन्न होती है, जैसे अगेव में देखा जाता है, लिलियम में देखा जाता है और डायोस्कोरिया में देखा जाता है। तो सबसे मुख्य जो इस उदाहरण है डायोस्कोरिया नहीं है, याद रखिएगा। अगेव और लिलियम के जो उदाहरण है बार बार पूछे गए हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी आपके लिए माना जाता है। बात कर लेते हैं कृत्रिम कायिक प्रवर्धन का। तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है कायिक प्रवर्धन जो है कृत्रिम रूप से भी किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल हम लोग कायिक प्रवर्धन कृत्रिम रूप से कर सकते हैं, लेकिन किस प्रकार, वो हमको यहाँ पे देखना है। तो जिसमें पादप की किसी का कायिक भाग का उपयोग करके पौधा तैयार किया जा सकता है। यानी पादप के कोई भी भाग है उसको काट के और एक पौधा, नया पौधा हम लोग तैयार कर सकते हैं। और इसी विधि द्वारा क्या होता है, आपके सामने जो पेड़ पौधे की बिक्री की जाती है, वहां पे देखिएगा छोटे छोटे टहनियों को काटकर और गमले में रोपकर न्यू पौधा उसको तैयार कर दिया जाता है। चलिए कृत्रिम कायिक प्रवर्धन विधियां द्वारा किया जाता है, उसको जरा देख लेते हैं। तो पहला है कि कर्तन।
किसी भी अगर कायिक प्रवर्धन करना है कृत्रिम रूप से तो उसको हम लोग कर्तन करेंगे। कर्तन करने का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे भागों में क्या करना, काट देना, ठीक है। दाब लगाना, लेयरिंग कर देना उसको, और रोपण करना। चलिए एक एक करके सभी को समझते हैं बारीकी से यहाँ पे राइटिंग के माध्यम से। तो कहता है कर्तन, कटिंग किस प्रकार करेंगे। सबसे कहता है कि इसमें पादप की किसी कायिक भाग को लेकर उसे भूमि में रोपित कर दिया जाता है, जिसे नया पौधा तैयार होता है, ठीक है। कर्तन विधि में क्या किया जाता है, इसमें पादप, इस विधि में हम क्या करते हैं, कायिक भाग को लेते हैं और उसे भूमिगत कर देते हैं और नया पौधा तैयार कर देते हैं। स्तंभ कर्तन क्या है, इसको जरा समझते हैं। तो कहता है इस विधि में पौधे के स्तंभ, ठीक है, स्तंभ यानी टहनी या किसी टहनी के छोटे टुकड़े को काटकर जमीन में रोप दिया जाता है, जिसे नया पौधा तैयार हो जाता है। आप लोग समझ रहे हैं। तो टहनी के उस छोटे टुकड़ों को हार्मोन में रखने से मूल निर्माण की प्रक्रिया तेजी हो जाती है। उदाहरण के लिए गन्ना, गुलाब और बोगनविलिया के कांटे होते हैं, याद रखिएगा, चमेली के फूल, अंगूर आदि। इसी प्रकार स्तंभ कर्तन के द्वारा यहाँ पे किया जाता है। सबसे पहले उसको हार्मोन युक्त में डाला जाता है ताकि उसमें पोषण युक्त हार्मोन कृत्रिम पोषक माध्यम प्राप्त हो। उसके बाद उसको हटाया जाता है, निकाला जाता है और फिर जमीन में गाड़ दिया जाता है। तो ये तो प्रोसेस आप पूरी तरह से समझ लिए होइएगा। बात आती है अब मूल कर्तन की, यानी रूट कटिंग की। तो इस विधि में किसी पादप की जड़ में भूमि में क्या होता है, ऊर्ध्व स्थिति में भूमि में रोप दिया जाता है। ऊर्ध्वाधर क्या किया जाता है, भूमि में किसी पादप की जड़ को रोप दिया जाता है, जिससे कलिकाएं एवं जड़ें निकलकर नए पादप का क्या करती है, निर्माण करती है। सभी एनसीईआरटी का लाइन है और आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दाब लगाना क्या होता है, इसको जरा समझ लेते हैं। तो इस विधि में शाखाओं या तने से जड़ निकली जाती है। ये क्या होता है, इस विधि में शाखाओं या तने से क्या होती है, जड़ निकल आती है। जैसे आप उदाहरण भी देख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे है, जैसे आपके सामने है टीला दाब लगाना, माउंट लेयरिंग। तो इस तकनीक में क्या करते हैं, इसको समझ लेते हैं। इस तकनीक में पौधे की ऐसी शाखा को जमीन से दबाया जाता है जिसे एक से अधिक पर्वसंधियां पाई जाती है, ताकि पर्वसंधिया में अपस्थानिक जड़ें निकलने लगे। अब अपस्थानिक जड़ निकलने लगती है तो इसे अपने जनक पादप से काटकर अलग पौधे के रूप में उगाया जाता है। ऐसे चमेली और मोगरा में किया जाता है। उदाहरण सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। वायु दाब लगाना क्या होता है, एयर लेयरिंग। तो इस विधि के प्रयोग वृक्ष के किसी शाखा में कृत्रिम रूप से जड़ों का निर्माण करने के लिए किया जाता है। इसके लिए पादप की किसी मोटी शाखा को चुनकर उसके चारों ओर से छाल को एक वलय के रूप में हटा लिया जाता है तथा इस छाल हटाए हुए भाग को गीली मिट्टी, गीली रुई और मोस के द्वारा ढक दिया जाता है। किसको, छिली हुई भाग को। तथा इसे नाम रखने के लिए इसे एक पात्र जोड़ दिया जाता है और इसे क्या किया जाता है, बूंद बूंद पानी प्रदान किया जाता है और ढके हुए भाग को गुट्ठी यानी गुट्ठी कहते हैं। उदाहरण के लिए संतरा का पौधा में इस प्रकार से किया जाता है, नींबू, अमरूद, लीची आदि आप देख सकते हैं। चलिए रोपण यानी ग्रेफ्टिंग क्या है, उसको जरा समझ लेते हैं इस एनसीईआरटी के लाइन से। तो कहता है इस विधि में दो अलग अलग पादपों के हिस्से को जोड़कर उत्तम किस्म वाला पादप तैयार किया जाता है। इसे कलम लगाना भी कहते हैं। कलम स्किन क्या होता है, अच्छी किस्म वाले पौधे को क्या करते हैं, कहा जाता है, जिसका दूसरे पादप पर रोपण किया जाता है, ठीक है। स्टॉक, जिस पौधे पर कलम लगाई जाती है उसे स्कंद कहा जाता है। रोपण गुलाब, अमरूद, नींबू आदि से किया जाता है। यह निम्न विधियों द्वारा किया जाता है। तो जीवारोपण होता है एक प्रकार का, विप और टेंग्यू ग्रेफ्टिंग। तो समझते हैं इसमें स्कंद क्या होता है, स्टोक और कलम स्किन से तिरछा 45 डिग्री के कोण पर काटा जाता है, ठीक है। 45 डिग्री के कोण पर काटते हैं और उससे उनके मध्य एक चीरा लगा देते, चीरा मतलब कटिंग कर देते हैं ताकि एक दूसरे में फिट हो जाए और फिर रस्सी या रबर ट्यूब से उसको बांध दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे फच्चर रोपण एक प्रकार का आता है। इस विधि में स्कंद में भी
आकार तथा कलम में भेज उल्टा वी आकार के फस्चर के आकार का काटा जाता है, फिर दोनों को जोड़कर रस्सी के रबर ट्यूब से बांध दिया जाता है। ये सब ग्राफ्टिंग की विधि है और आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मुकुट रोपण में क्या होता है, इस विधि में स्कंद की मोटाई बहुत अधिक होती है जिसे कोई कलम रोप दी जाती है। ठीक है, ये भी समझ लीजिए। और कलिका रोपण ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बर्ड ग्राफ्टिंग। इसमें क्या होता है, इस विधि में स्कंद के छाल में टी आकार का चीरा लगाकर उसमें कलिका को रोप दिया जाता है और रबर या रस्सी से अच्छी तरह से बांध दिया जाता है। नोट, रोपण के लिए स्कंद स्टॉक और कलम दोनों को कैम्बियम एधा को एक दूसरे के संपर्क में आना आवश्यक है ताकि यह दोनों विभाजन एक दूसरे से जुड़ जाए। कैम्बियम क्या होता है, ये पौधे की मोटाई होती है, याद रखिएगा, और उसमें छाले होते हैं, उसको हम लोग कैम्बियम कहते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा। बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे लैंगिक जनन की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी की, उसके बाद लैंगिक जनन के बारे में विशेष यहाँ पे बातें करेंगे। तो लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जब नर वहां पर यहाँ तक हम लोगों ने अलैंगिक जनन को पूरी तरह से खत्म कर लिया है एक प्रोसेस के साथ। अब बात कर लेते हैं लैंगिक जनन की। तो कहता है जब नर जनन प्रक्रिया में दो जीव जनक भाग लेते हैं तो उसे लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, जब दो जनक भाग लेते हैं किसी जीव को जन्म देने के लिए तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन। अर्धसूत्री विभाजन एक निषेचन की क्रिया होती है इसमें, और नर युग्मक मादा युग्मक बनते हैं, युग्मनज होते हैं। बिल्कुल लैंगिक जनन में इस प्रकार की घटनाएं होती है। उसके बाद क्या होता है, नर युग्मक मादा युग्मक के संयोजन से बने युग्मनज बनता है निषेचन के बाद। उसके बाद क्या होता है, युग्मनज के द्वारा नया जीव बनता है जिसे भ्रूणीय परिवर्धन कहते हैं। और लैंगिक जनन की क्रिया में अलैंगिक जनन की तुलना अधिक समय इसमें लगता है। किसमें, लैंगिक जनन में अलैंगिक जनन के तुलना में लैंगिक जनन में जो होता है किसी भी जीव को बनने में ज्यादा समय लगता है तथा यह अलैंगिक जनन की तुलना में जटिल प्रक्रिया भी है। कौन जटिल प्रक्रिया है, बिल्कुल लैंगिक जनन जटिल प्रक्रिया माना जाता है। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग लैंगिक जनन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां अगर हम लोग देख ले यहाँ पे तो जरा देखने का प्रयास करते हैं। लैंगिक जनन जो होता है इसमें दो भिन्न भिन्न क्या होता है, दो भिन्न भिन्न होता है। जरा समझने का प्रयास कीजिएगा, लिखने में डिस्टर्ब होगा थोड़ा, तो आप लोग यहाँ हमारे लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा। दो भिन्न भिन्न क्या होते हैं, जनक जो होते हैं, जनक वो क्या होते हैं, भाग लेते हैं। दो भिन्न भिन्न जनक इसमें भाग लेते हैं, किसमें, लैंगिक जनन में, याद रखिएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि द्विलिंगी और एकलिंगी क्या होता है। दो प्रकार के होते हैं लैंगिक जनन। एक प्रकार का जो होता है वो द्विलिंगी होता है। द्विलिंगी क्या होता है उसको समझिएगा। द्विलिंगी जो होता है प्यारे साथियों, बाइसेक्सुअल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, कहता है कि जब एक ही प्राणी में क्या, एक ही प्राणी में दोनों लिंग उपस्थित हो, दोनों लिंग क्या हो, उपस्थित हो, लिंग उपस्थित हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपस्थित हो, इसको हम लोग बोलते हैं द्विलिंगी। तो इस कौन ऐसा जीव है जिसमें दोनों लिंग उपस्थित होता है, यानी मेल और फीमेल दोनों उपस्थित होता है। तो याद रखिएगा ये उदाहरण है और ये काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको अपने कॉपी में डाल लीजिए। द्विलिंगी प्राणी केंचुआ है, साथ में लीच है जिसे क्या बोलते हैं, जोंक बोलते हैं। यहाँ पे क्या है, लीच है, और स्पेज ये भी क्या है, द्विलिंगी प्राणी है। तीनों आप लिख लीजिए, केंचुआ, लीच, स्पेज, ये द्विलिंगी प्राणी है। इसमें दोनों लिंग एक ही जीव के अंदर क्या होता है प्यारे साथियों, एक ही जीव के अंदर दोनों लिंग उपस्थित होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा द्विलिंगी। अब बात कर लेते हैं एकलिंगी का, जैसे हम यूनिसेक्सुअल कहते हैं। तो एकलिंगी क्या होता है इसको समझ लेते हैं। एकलिंगी का मतलब होता है जब नर और मादा, जब नर व मादा अलग अलग हो, अलग अलग जीव में उपस्थित हो, जीव में उपस्थित हो। कहने का मतलब क्या होता है, जब नर और मादा अलग अलग जीव में उपस्थित है उसको हम लोग एकलिंगी बोलते हैं। जिस प्रकार हम लोग है मनुष्य, प्यारे साथियों, मनुष्य जो है एकलिंगी प्राणी है। मनुष्य क्या है, यहाँ पे ध्यानपूर्वक समझिएगा, मनुष्य क्या है, एकलिंगी है। एक ही लिंग हम में उपस्थित है, फीमेल में उपस्थित है एक ही लिंग। साथ ही साथ बंदर जो होता है ये भी एकलिंगी प्राणी होता है। क्या होता है,
बंदर जो होता है ये भी एक लिंगी प्राणी है। साथ ही कुत्ता के बारे में बात करें, कुत्ता भी एक लिंगी है। गाय के बारे में बात करें, ये भी एक लिंगी है। आदि किसी भी प्रकार के जीव जो है वो एक लिंगी में आते हैं। तो द्विलिंगी और एक लिंगी आपको समझ में आ गया होगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था। अब बात कर लेते हैं कि लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं की। लैंगिक जनन में जो घटना होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। लैंगिक जनन में होने वाली घटना, होने वाली घटना के बारे में बात कर लेते हैं। होने वाली घटना, लैंगिक जनन में जो विशेषकर प्रोसेस चलती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। लैंगिक जनन में किस प्रकार की घटनाएं होती है? सबसे पहले होता है, सबसे पहला जो घटना होती है वो क्या होती है? निषेचन। निषेचन पूर्व घटना होती है। निषेचन पूर्व घटना, निषेचन पूर्व घटना, इसको पहले समझ लेते हैं। निषेचन पूर्व घटना क्या होती है? इसके अंतर्गत निषेचन की पूर्ण दो घटनाएं होती है। पहला तो क्या होता है? युग्मक का युग्मक जनन होता है। इसमें क्या होता है? नर और मादा जो होता है प्यारे साथियों, नर और मादा ये दोनों क्या होता है? युग्मकों का निर्माण करते हैं। युग्मकों की प्रक्रिया युग्मनज कहलाती है। मतलब युग्मक जनन, मतलब नर जो होता है नर युग्मक बनाती है, मादा जो होता है यहाँ पे देख सकते हैं नर और मादा। तो युग्मक जनन का मतलब होता है नर और मादा जो है, नर जो है यहाँ पे शुक्राणु का निर्माण करती है, शुक्राणु, और मादा क्या? अंडाणु का यहाँ पे निर्माण करती है। यही क्या कहलाता है? युग्मक जनन कहलाता है। ये निषेचन की पूर्व घटनाएं हैं। और आप बात कर लेते हैं युग्मक स्थानांतरण, ये भी निषेचन की पूर्व घटनाएं हैं, इसमें निषेचन पूर्ण घटना कहते हैं। तो युग्मक स्थानांतरण, युग्मक स्थानांतरण, युग्मक स्थानांतरण क्या होता है? नर युग्मक बाहर निकलकर मादा युग्मक के पास जाती है। ये आपके पास क्या है समझ लीजिए, छोटे से यहाँ पे स्ट्रक्चर्स में समझा देते हैं। ये क्या है? नर युग्मक है, साथ ही साथ ये क्या है? मादा युग्मक है। तो मादा युग्मक कभी भी नर युग्मक के पास नहीं जाता, नर युग्मक ही मादा युग्मक के पास जाता है और युग्मनज की उत्पत्ति करता है। नर युग्मक के स्थानांतरण इसमें होता है। यही क्या कहलाता है? युग्मक स्थानांतरण कहलाता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा सभी प्रकार के, उसमें लिखा गया है, आप समझ सकते हैं। उसको टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइएगा, लेकिन यहाँ पे आप समझ लीजिए, सब आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं युग्मकों के प्रकार की। तो मनुष्य 3 प्रकार के युग्मक पाया जाता है। मनुष्य में 3 प्रकार के युग्मक पाए जाते हैं। समयुग्मकी पाई जाती है, समयुग्मकी, समयुग्मकी होती है जब नर युग्मक मादा युग्मक के दोनों आकार में समान हो। कहने का मतलब हो कि नर युग्मक भी इसी प्रकार का हो और मादा भी यही हो, यानी मेल गैमिट और फीमेल गैमिट दोनों अगर सेम हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोगेमस, यानी समयुग्मकी बोलते हैं। समझ में आ गया समयुग्मकी क्या होता है? उदाहरण के लिए कशाभिकीय जो होता है क्लेमाइडोमोनास यूरिथ्रिक्स याद रख सकते हैं, और अकशाभिकीय स्पाइरोगैरा याद रख सकते हैं। अब आती है असमयुग्मकी। क्या आती है? असमयुग्मकी। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि असमयुग्मकी कैसी होगी। लिखने में थोड़ा यहाँ पर डिस्टर्ब होता है, पेन जो होता है चल नहीं पाता है सही से। तो असमयुग्मकी क्या होता है? मान लीजिए नर युग्मक इस प्रकार का है, ठीक है, नर युग्मक इस प्रकार का है, लेकिन यहाँ पे क्या होती है? मादा युग्मक इस प्रकार की होती है। तो आपस में ये समान नहीं है, इसलिए इसको असयुग्मकी बोलते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं विषम युग्मकी की। 1 मिनट। कहने का मतलब असयुग्मकी का मतलब ये नहीं होता। असमयुग्मकी का मतलब होता है कि बाहरी स्ट्रक्चर्स तो समान है प्यारे साथियों, बाहरी स्ट्रक्चर समान है, लेकिन अंदर वाला जो स्ट्रक्चर्स है वो अलग अलग होता है। यानी उसकी इसमें नर और मादा युग्मक का बाह्य आकार तो समान होता है, आकार समान होता है, बट परिणाम होता है, परिणाम क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं विषम युग्मकी। विषम युग्मकी क्या होता है? विषम युग्मकी, विषम युग्मकी जो होता है इसमें यहाँ पे देख सकते हैं मादा युग्मक इस प्रकार की होती है, मादा युग्मक, और नर युग्मक तो आपको पता ही है
कुछ इस प्रकार से पूंछ निकली हुई होती है, तो ये नर युग्मक। यानी आपस में बिल्कुल भी समान नहीं होती, दोनों भिन्न प्रकार का होता है, न इसका न तो आकार बराबर होता है और न ही परिणाम बराबर होता है। तो ये क्या होता है, विषम युग्मकी होता है। आप लोग कॉपी में लिख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि निषेचन क्या होता है। निषेचन, निषेचन क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं, जिसे इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और ये निश्चित रूप से 5 नंबर आपको नीट वाले स्टूडेंट को मिल सकता है इससे। तो कहता है जब नर और मादा आपस में संयोग करते हैं, मादा आपस में जब संयोग कर लेते हैं प्यारे साथियों, मान लीजिए ये नर का क्या है, यहाँ पे ये बिल्कुल शुक्राणु है, ठीक है, और ये मादा का अंडाणु है। जब आपस में ये दोनों जाके संयोग करते हैं और ये युग्मनज का निर्माण करते हैं, युग्मनज का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। तो कहता है, ध्यानपूर्वक समझिएगा और लिख लीजिए कॉपी पे, नर यानी एन, मादा यानी एन, युग्मक संलयन होता है और इसे युग्मक संलयन भी कहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है, इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। ठीक है। अनिषेक जनन क्या होता है, तो कहता है अनिषेक जनन के बारे में समझ लीजिए। और निषेक जनन, सेक जनन, अनिषेक जनन क्या होता है इसको समझ लीजिए। तो कुछ यहाँ पे मक्खी और रेटिफर्म्स, कुछ छिपकली में भी ऐसा होता है जो निषेचन के बिना, यानी क्या हुआ, यहाँ पे देख सकते हैं निषेचन नहीं हुआ, निषेचन नहीं हुआ बिल्कुल भी। इसमें अनिषेक जनन का मतलब होता है निषेचन नहीं हुआ, लेकिन मादा युग्मक से युग्मनज का निर्माण हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, अनिषेक जनन बोलते हैं। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे बाह्य निषेचन की। किसके बारे में, बाह्य निषेचन के बारे में बात कर लेते हैं। बाह्य निषेचन, बाह्य निषेचन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, प्राणी के शरीर से, प्राणी के शरीर से बाहर हो निषेचन होना, बाहर निषेचन होना, ये क्या होता है, बाह्य निषेचन कहलाता है। जैसे शैवाल, उभयचर, कुछ मछली जैसे मेढक में, ये सब क्या होता है, प्राणी के शरीर से क्या होता है, बाहर निषेचन होता है। इसको क्या बोलते हैं, बाह्य निषेचन बोलते हैं। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अंतःनिषेचन क्या होता है, अंतःनिषेचन, अंतःनिषेचन क्या होता है इसको जरा समझ लीजिए। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन या निषेचन प्राणी के शरीर के अंदर होता है। प्राणी के शरीर के जब अंदर निषेचन होता है तब इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अंतः निषेचन बोलते हैं। जैसे सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी जैसे हम लोग हो चुके हैं, मनुष्य, ईटीसी, इस सभी में क्या होता है, अंतः निषेचन होता है। अब बात कर लेते हैं निषेचन पश्य घटना की। निषेचन के बाद जो पश्य घटना होती है उसके क्या होता है, जब निषेचन हो जाता है प्यारे साथियों, निषेचन यहाँ पे होता है तो क्या होता है, आपस में यहाँ पे युग्मनज बनता है, युग्मनज बनता है। तो युग्मनज क्या होता है, जब नर और मादा युग्मक में बिना यहाँ पे बना युग्मनज में समसूत्री विभाजन होता रहता है और विकसित होता रहता है। इसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है और ये आगे की ओर विकास करते रहता है। ये नर और मादा युग्मक का परिणाम क्या होता है, युग्मनज होता है, ये आपसे पूछा जाता है। उसके बाद भ्रूणोद्भव होता है, युग्मनज विकसित हो जाता है। क्या होता है, युग्मनज जो होता है ये 2n होता है, हमेशा याद रखिएगा 2n होता है। और विकसित होकर क्या होता है, ये और विकसित हो जाता है और यहाँ पे भ्रूण का क्या करता है, निर्माण कर देता है। ये क्या कहलाता है, भ्रूण का निर्माण भ्रूणोद्भव कहलाता है। हम लोग इस चैप्टर के लास्ट पोजीशन पर पहुंच चुके हैं। अब बात कर लेते हैं अंडप्रजक की। अंडप्रजक आखिर क्या होता है, अंडप्रजक की बात कर लेते हैं। कहता है जिस प्राणी में युग्मनज का विकास शरीर के बाहर होता है उसे अंडप्रजक कहते हैं। या जिस प्राणी में अंडा जन्म देता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अंडप्रजक कहते हैं। सजीव प्रजक के बारे में बात कर ही लेते हैं क्योंकि चैप्टर का लास्ट हो रहा है, तो ये सभी भी जानकारी बहुत ही जरूरी है। इसके लिए आगे वाले चैप्टर में सभी आपको काम देगा। सजीव प्रजक क्या होता है, जिस प्राणी में युग्मनज का विकास शरीर के अंदर होता है सजीव प्रजक कहलाता है। या आप कह सकते हैं जो प्राणी यहाँ पे बच्चा पैदा करे
यानी सजीव पैदा करे उसे हम लोग सजीव प्रोजेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये रहा लास्ट इसका आपके सामने, और सभी प्रकार के प्रोजेक्ट के बारे में हमने आपको बता दिया है। अलैंगिक और लैंगिक जन्म दोनों समाप्त हो चुके हैं। इस चैप्टर का खात्मा हमने 2 ही क्लास में करने का प्रयास किया है, और आप इसका ऑब्जेक्टिव देखना चाहते हैं तो कुछ ही क्लास के बाद ऑब्जेक्टिव भी आपको इसके क्लास के बाद ऑब्जेक्टिव कराना सही रहेगा, इसलिए ऑब्जेक्टिव भी भर भर के इस चैप्टर से लाए जाएंगे और सभी को बारीकी से सॉल्व किया जाएगा और सभी ऑब्जेक्टिव आपको निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में अगले चैप्टर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जय बिहार। पढ़ते रहें आप लोग और फोड़ते रहे एग्जाम को। आज के लिए इतना ही।